देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर अमेरिका से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज जी। ऋषि जी पीएचडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन इनकी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत गहरी इंटरेस्ट है। तो इनसे आज हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी ये बातचीत शुरू होती है ये हिस्ट्री की तरफ चली जाती है। अभी मैं एक डिबेट देख रहा था मेजर गौरव आर्या और औरिया मकबूल जान के दरमियान, तो उसमें भी शुद्धि और संगठन का जिक्र आया, फिर आर्यन इन्वेजन का जिक्र आया, और आजकल ये बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं इसलिए कि दोनों मुल्कों की आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए हैं, और मज़ीद भी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस तरह की डिबेट्स होंगी। तो ऋषि जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, तो ब्रीफली ये बताइएगा, ये जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें मैक्स मलर थे जो एक जर्मन स्कॉलर थे, उन्होंने 1850s में ये दी थी, और ये फिर बाद में इंग्लैंड चले गए और इनकी डेथ भी ऑक्सफोर्ड में हुई थी 1900 में। तो आप इनकी जो थ्योरी है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस थ्योरी का कोई भी हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। जो सबसे बड़ा इसका प्रूफ जो देते हैं, लाइक स्पेशली जो दिया था लाइक मैक्स म्यूलर एंड रॉल्फ ग्रिफिथ, पीपल लाइक हिम, उन्होंने ये दिया था इसका लॉजिक कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं लाइक ग्रीक एंड लैटिन और संस्कृत लैंग्वेजेस हैं, इनके कुछ वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं। जैसे मातर को मदर बोला जाता है, संस्कृत में मातर, इंग्लिश में मदर, तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं। सो जो है इनका सोर्स कोई एक लैंग्वेज रही होगी और ये सब लोग कहीं कभी एक साथ रहते होंगे। तो मैक्स म्यूलर ने ये लॉजिक दिया कि ये सभी लोग आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया में रहते थे, और फिर उनकी दो ब्रांचेस हो गई। एक ब्रांच जो है उसने माइग्रेट किया यूरोप में, और एक ब्रांच जो है उसने माइग्रेट किया इंडिया में। दिस इज द टोटल आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बट ये काफी जो है ये इसका वीक बेसिस है, क्योंकि किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जिक्र नहीं आता है। हमारे यहाँ इतने लाइक रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इतनी सारी हिस्ट्री जो है रिकॉर्डेड है, बट एक लाइन भी कहीं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में मेंशन नहीं है। अगर होता तो कहीं ना कहीं कुछ हिंट जरूर होती, बट कहीं भी मेंशन नहीं है। और ये थ्योरी पहली बार 19th सेंचुरी में आई है। 19th सेंचुरी के पहले किसी को भी मतलब इस बारे में जरा सा भी पता नहीं था कि आर्यंस बाहर से आए हैं, और अचानक से मैक्स म्यूलर और रॉल्फ ग्रिफिथ जैसे जो है वेस्टर्न जो इंडोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी निकाल ली। और इवन डॉक्टर अंबेडकर तक ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया कि इट शुड हैव बीन डेड लॉन्ग टाइम अगो। और डॉक्टर अंबेडकर ही डिडंट बिलीव इन आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और उन्होंने ये कहा कि इफ लाइक Brahman is an Aryan, then Dalit is also an Aryan. If the Brahman is Dravidian, then the Dalit is also a Dravidian. तो उन्होंने कहा कि आर्यन इज नॉट अ रेस, जिसको तो उनके जो इसने रेस से आइडेंटिफाई किया। लेकिन यो उनके जो कम्प्लेक्शंस हैं, उनका स्किन कलर जो है उसमें तो काफी फर्क है ना ब्राह्मण्स का और जो दलित हैं। लाइक ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक यू कैन फाइंड मैनी डार्क स्किन ब्राह्मण्स आल्सो एंड मैनी फेयर स्किन दलित्स आल्सो, सो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसका एक रीजन में भी ये हो सकता है बिकॉज दलित्स they used to work hard labor outside in the fields, that's why they have that dark skin, but you can find fair skinned dalits also, so it's not और और ऋषि जी एक आर्गुमेंट ये भी तो दिया जा सकता है ना कि अगर ये जो अपर कास्ट हिंदूज हैं वो अगर सेंट्रल एशिया से आए तो 100% लोग तो नहीं आ गए होंगे ना, 100% लोग तो नहीं आ गए होंगे। yes. तो क्या आज वहां कोई हिंदू हैं? कोई नहीं, कोई वहां हिंदू तो नजर नहीं आता। no. कोई टेम्पल, कुछ इस तरह के रेमिनेंट्स, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स होनी चाहिए थी वहां। नो, कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता है। और लाइक ऋग्वेद में एक एक नदी स्रोत है, तो उसमें ये लिखा है कि आई प्रेज गंगा एंड यमुना। तो कोई भी फॉरेनर होगा तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि आई प्रेज गंगा एंड यमुना, जो कि इंडिया की नदियां हैं। वो मेंशन करता तो जो है सेंट्रल एशिया के पहाड़ या नदियों का मेंशन करता। दैट्स व्हाई इससे भी ये प्रूव होता है कि जो है आर्यंस दे वर नेटिव्स ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा, उसमें जो है जैसे मैंने पहले भी कहा कि औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो उन्होंने जिक्र किया शुद्धि का और संगठन का।
तो क्या ये वो मूवमेंट्स थी जो आर्य समाज ने शुरू की, और आर्य समाज की बुनियाद रखी थी दयानंद सरस्वती साहब ने 1875 में। यस, और महर्षि दयानंद आर्य सरस्वती। समाज जो है, आर्य समाज जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो मूर्ति पूजा पे यकीन नहीं रखते। दैट्स करेक्ट, या। तो एंड आप क्या कहेंगे इन मूवमेंट्स के बारे में? yeah, and Maharshi Dayanand Saraswati, he believed in the supremacy of Vedas. वो ये मानते थे कि वेद जो है वो सर्वोच्च है और हर हर ह्यूमन बीइंग को वेदास को फॉलो करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ही वाज अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड दोस थिंग्स, लाइक ही वाज आल्सो अगेंस्ट आइडल वर्शिप। एंड उन्होंने शुद्धि जो है मूवमेंट स्टार्ट किया टू रिकन्वर्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस टू हिंदुइज्म, और वैदिक हिंदुइज्म जो वो कहते हैं, क्योंकि वो हिंदुइज्म के भी काफी एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट थे, लाइक आइडल वर्शिप और बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम। तो शुद्धि की मूवमेंट चलाने की उनको क्यों जरूरत पेश आई? बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर, ही बिलीव्ड इन द सुप्रेमेसी ऑफ वेदास। और जो सत्यार्थ प्रकाश उनका मैग्नम ओपस है, जो उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि लाइक हर इंसान को वेदास को फॉलो करना चाहिए, और जो इंसान वेदास को फॉलो नहीं करता है वो गलत रास्ते पर है। तो ब्रिंग द ह्यूमैनिटी ऑन द राइट पैथ, उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया। बट दिस वाज ऑल वॉलंटरी, किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी पूरे शुद्धि मूवमेंट में, और ये पूरा वॉलंटरी था। और राजेंद्र प्रसाद जो है, जो पहले प्रेसिडेंट बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने भी अपनी बुक में इसी तरह की बात की है कि कांग्रेस ने तो कभी इसको सपोर्ट नहीं किया और उसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई किसी के साथ कि आप हिंदुइज्म में दोबारा चले जाएं। या, दैट्स करेक्ट। तो आप कैसे देखते हैं सर सैयद की मूवमेंट को, कैसे देखते हैं? उनका भी यहाँ बहुत जिक्र आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी को स्टार्ट किया, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के कायल थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। उनका एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं, तो जब तक दोनों आंखें ठीक नहीं होंगी तो दुल्हन खूबसूरत नहीं नजर आएगी। देखिए, 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद काफी सारे जो है सोशल रिफॉर्म्स, स्पेशली जो है नॉर्थ इंडिया में हुए, काफी सारे नए मूवमेंट्स आए, लाइक आर्य समाज का मूवमेंट आया, और जो ये देवबंदी मूवमेंट, बरेलवी मूवमेंट, अहले हदीस मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट आया, जो है जो लाइक ए.ओ. ह्यूम थे, उन्होंने जो है, उनको लगा कि इंडियंस का कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इंडियंस की बात करे, जो इंडियंस की जो डिमांड्स है सोशल पॉलिटिकल, उनको उठाए। तो उनके जो है कोशिशों की वजह से 1885 में कांग्रेस की जो है स्थापना हुई, और कांग्रेस की काफी जस्ट लाइक बहुत ही मिनिमल और बेसिक डिमांड्स थी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आईसीएस कहा जाता था उस टाइम, इंडियन सिविल सर्विसेज, वो सिर्फ ब्रिटेन में होते थे। तो कांग्रेस की डिमांड थी कि वो जो है इंडिया में भी कंडक्ट हो साइमल्टेनियसली ब्रिटेन के साथ साथ, कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा जो है अपीयर हो सकें इन आईसीएस एग्जाम्स, क्योंकि उस टाइम अगर आपको अपीयर होना है आईसीएस एग्जाम्स में तो आपको ऑल द वे आपको इंग्लैंड ब्रिटेन जाना पड़ेगा अपीयर होने के लिए। तो उनकी एक ये डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी उनकी कि मतलब इंडियंस को भी लाइक काइंड ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी जाए, जिसमें इंडियंस का भी जो है लाइक सुनी जाए, उनका दे हैव अ से इन द गवर्नमेंट। तो ये काफी बेसिक डिमांड्स थी, बट इसको काफी स्ट्रांगली अपोज किया सैयद अहमद खान ने। एंड 1887 में उन्होंने एक स्पीच दी थी लखनऊ में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इनकी ये डिमांड है कि आईसीएस के एग्जाम्स इंडिया में होने चाहिए, ये डिमांड अगर जो है मान ली जाती है तो सारे आईसीएस ऑफिसर्स जो हैं वो बंगाली हिंदू होंगे, और जो पठान जो है, जो किसी से डरता नहीं है, उसको इन बंगालियों के अंडर रहना पड़ेगा, और पठान जो है इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये डिमांड जो है ये किसी भी कंडीशन में जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो था डिमांड, उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक्स दिए सैयद अहमद खान ने। पहला लॉजिक उन्होंने ये दिया कि अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है और अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि वन मैन वन वोट होता है, तो उस हिसाब से Hindus, they will have 80% of the votes and Muslims will have 20% of the votes. So it's just like saying that one man has 4 dices and the
other man has one dice. तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरा उन्होंने ये लॉजिक दिया कि अगर मान लीजिए लिमिटेड फ्रेंचाइज होती है बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और लाइक यू से फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस, तो अगर ये होता है तो इससे तो सारे मुसलमान बाहर हो जाएंगे, तो ये भी फीसेबल नहीं है। और कहा अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो भी 75-80% जो है सीट्स मुस्लिम्स के पास रहेंगी, हिंदूज के पास रहेंगी, और जस्ट लाइक 20-25% सीट्स जो है वो मुस्लिम्स के पास रहेंगी, तो मुस्लिम्स फिर माइनॉरिटी में रहेंगे, तो ये भी फीसेबल नहीं है। एंड ही इवन रिजेक्टेड 50-50 की लाइक पैरिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इसका लॉजिक उन्होंने ये दिया कि मैं वाइसरॉय काउंसिल का मेंबर हूं पिछले 3-4 साल से, बट आई एम द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस जॉब, तो मैं कभी भी जो है मतलब हिंदुओं की, मेरा जैसा आदमी भी किसी हिंदू के बराबर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इसको भी रिजेक्ट किया और यहीं से टू नेशन थ्योरी की नींव डल गई। अच्छा, आपको पता है ऋषि जी कि सर सैयद तो जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स थे उनको भी राइट्स देने के खिलाफ थे। उनका एक ऑब्जेक्शन ये था कि अगर यहाँ पे ये ICS के एग्जाम शुरू हो गए तो लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो कमिश्नर बनना शुरू हो जाएंगे, वो डिप्टी कमिश्नर बनना शुरू हो जाएंगे, और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनके अंडर आ जाएंगे। वो ये भी उनका था। और एजुकेशन में भी उनका एम्फेसिस था कि अपर कास्ट जो हैं लोग, हिंदू हों या मुसलमान हों, और हिंदुओं ने भी आपको पता है कि उनके इस कॉलेज को सपोर्ट किया था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके कॉलेज का पहला ग्रेजुएट जो था वो एक हिंदू था। ओके। तो उनका जो एम्फेसिस था वो ज्यादातर अपर कास्ट मुस्लिम्स और अपर कास्ट हिंदूज पर था, और वो लोअर कास्ट हिंदू मुसलमान हो या हिंदू हो उनके हक में नहीं थे। अच्छा, उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं कि मुस्लिम लीग बनी 1906 में, उसके बाद हिंदू महासभा बनी 1915 में, और RSS बनी 1925 में। आपको पता है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ये कहते थे कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बस RSS की जो आइडियालॉजी है वो रुकावट है। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले भी मैंने कहा था 2014 के पहले तो RSS गवर्नमेंट में नहीं थी। 2004 से 2014 तक तो RSS नहीं थी गवर्नमेंट में। 1947 ऑल थ्रू आउट 50s 60s 70s RSS तो नहीं थी पावर में, तो तब कौन सा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे थे। और आपने जो सर सैयद अहमद खान के बारे में जो पॉइंट उठाया उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इवन इकबाल ने भी अपनी काफी सारी जो है पोएम्स में लिखा है कि मैं ब्राह्मण ज़्यादा हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। सो ही वाज प्राउड ऑफ हिज ब्राह्मण एंसेस्ट्री बिकॉज ही हैड कश्मीरी ब्राह्मण एंसेस्ट्री। सो इवन मोहम्मद इकबाल वाज he believed in caste system and those things. So he has also very interesting views when it came to caste and race. हाँ, उनके हिंदुओं के साथ, बहुत से हिंदू लीडर्स के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और उनके बेटे जो हैं जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने जो किताब लिखी है उनके बारे में, जिंदा रूद उसका टाइटल है, तो उसमें बहुत सी मिसालें दी हैं कि उनके सर तेज बहादुर सप्रू के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और नेहरू के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और वो बहुत एडमायर करते थे नेहरू फैमिली को, और नेहरू जो हैं मिलने भी आए थे उनसे और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि एक हिंदू डॉक्टर थे, डॉक्टर जमीयत सिंह, वो फ्री में इलाज किया करते थे इकबाल का और उनकी फैमिली का। जब तक वो डॉक्टर जिंदा रहे वो उनका फ्री इलाज करते रहे। तो आप कैसे देखते हैं कि उसके बाद फिर सिचुएशन कैसे बिगड़ी? देखिए, हिंदू मुस्लिम जो है नफरत जो पैदा हुई वो कैसे हुई? देखिए, 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ, तो जिसमें मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो मिलने गए टू उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, उनसे, और उनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि मुस्लिम्स दे आर कंप्लीटली सेपरेट कम्युनिटी। जी आर यू देयर? जारी रखें प्लीज, जारी रखें। ओके, सो उन्होंने ये कहा कि लाइक मुस्लिम्स आर कंप्लीटली सेपरेट कम्युनिटी, सो दे शुड बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स। Or Viceroy, he said, yes, I agree with you and you should be provided with safeguards
तो इस पर उनकी वाइफ, जो लॉर्ड मिंटो की वाइफ थी, उनका काफी इंटरेस्टिंग कमेंट था, और उन्होंने ये कहा कि लाइक दिस वाज पुलिंग 62 मिलियन पीपल फ्रॉम सेडेशियस ऑपोजिशन। तो उन्होंने कहा कि लाइक ये करने से जो है लाइक दिस पीपल विल नॉट रिवोल्ट। और उसी के बाद जो है 1906 के दिसंबर में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई, और मुस्लिम लीग ने जो है आते ही कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को प्रोवाइड कराए जाए। और 1909 के जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स थे, तो वहां पर पहली बार जो है पार्टीशन की नींव पड़ी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है अनाउंस किए गए। एंड इंटरेस्टिंगली देयर वाज एन आर्य समाज लीडर भाई परमानंद, उन्होंने 1909 में कहा कि ऑल द लाइक अफगानिस्तान, दिस केपीके जो कि उस टाइम एनडब्ल्यूएफपी कहा जाता था, और बलूचिस्तान, उसको कंबाइन करके एक प्रोविंस बना देना चाहिए, एक नेशन बना देना चाहिए, और इंडिया में रहने वाले जितने मुसलमान हैं उनको वहां उस कंट्री में माइग्रेट करना चाहिए, और वहां जितने हिंदू हैं उन्हें इंडिया आ जाना चाहिए। सो 1909 में पहली बार किसी ने ऐसी स्कीम रखी। उसके बाद फिर 1919 में फिर से एक एक्ट आया जिसमें जो वाइसरॉय काउंसिल थी उसको और एनलार्ज किया गया, और पहली बार इलेक्शंस के थ्रू मेंबर्स जो है उसमें लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम पहली बार इंडिया में 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ, और विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ही रोट, लाला लाजपत राय, ही रोट आर्टिकल्स इन द ट्रिब्यून इसके रिस्पॉन्स में, और 1924 में उन्होंने कहा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंपलसरी हो जाता है तो फिर पार्टीशन ही अच्छा है, और जो सिंध, वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी, ये सबको जो है एक सेपरेट कंट्री बना देना चाहिए। तो पहली बार किसी ने पाकिस्तान की जो है लाइक स्कीम रखी, तो वो 1924 में लाला लाजपत राय ने रख दी थी। और इंटरेस्टिंगली भगत सिंह, ही वाज अपोज्ड टू दिस, एंड भगत सिंह सेड अगर इंडिया का पार्टीशन होता है सो दैट विल बी द डेथ ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। सो 1924 फिर इसके बाद साइमन कमीशन की बात होती है, जिसको कांग्रेस सपोज करती है, बिकॉज साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसीलिए अपोज करती है। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि आप अपनी तरफ से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, अगर आप इतने कैपेबल हैं, और देखते हैं आप कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो फिर इसी के रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें पहली बार मतलब ये रखा जाता है कि कोई स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, स्टेट विल बी कंप्लीटली सेकुलर, और कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे। सो और इसके फिर रिस्पॉन्स में मिस्टर जिना के वो फेमस 14 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इट बिकेम अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। पर देखिए, मुझे जहां तक लगता है सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ आपको एक लाइक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। If you want to have a share in power, then joint electorates are the way. So that's why Gandhi ji was opposed to separate electorates all his life. अच्छा, अगर लाला लाजपत राय ने, जिनका ताल्लुक लाहौर से था, और वो आपको पता है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और उनको एक पुलिस वाले ने लाठी मारी थी, और उसी की वजह से उनकी डेथ भी हुई, तो अगर उन्होंने पार्टीशन का आइडिया दिया तो फिर आप जिन्ना साहब को तो ब्लेम नहीं कर सकते पार्टीशन के लिए। नहीं, बट टू नेशन थ्योरी तो उन्होंने नहीं लाई ना। टू नेशन थ्योरी तो सैयद अहमद खान ने लाई थी, दैट्स व्हाई। और उसी के बाद फिर 1930 में जो इलाहाबाद में जो स्पीच की थी इकबाल ने, उसमें जो कहा उन्होंने कि लाइक इट इज द डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एटलीस्ट लाइक अ रीजन within the British Empire or outside of the British Empire comprising of these territories। तो उसमें जो है उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने उसको डिनाई भी कर दिया कि नहीं, मेरा तो कोई अलग मुल्क बनाने का ऐसा कोई मेरा मतलब इंटेंशन, मैं ऐसी स्पीच में मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, और उन्होंने कहा कि इट शुड बी विद इन इंडिया, तो उसने फिर उसको रिजेक्ट भी कर दिया। उसी में के रिस्पॉन्स में जो है लाइक लॉर्ड अरविंद ने कहा था कि like basically he invited all the Indian leaders for round table conference। so 3 round table conference हुई, उसमें काफी डिस्कशन हुआ for the future constitution of the country। 1932 में गांधी जी 31-32 में गांधी जी also went to the second round table conference in London, और उसमें
जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए अंबेडकर के साथ काफी उनकी जो है लाइक डिस्कशंस हुई, जिसमें अंबेडकर ने रखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए फॉर दलित्स, बट गांधी जी वाज कंप्लीटली अपोज्ड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, और लाइक ही सेड कि ये मतलब दिस वुड बी like separating Dalit community from the Hindu community. So he opposed separate electorates, but रामसे मैकडोनाल्ड जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब इसको डिक्लेयर किया कि यस दे विल बी प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो पूना में गांधी जी आमरण अनशन पे फास्ट एंड टू डेथ पे चले गए कि जब तक दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स वापस नहीं होते हैं तब तक जो है मैं फास्ट करूंगा। और फिर उसी के रेस्पॉन्स में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित्स को विद इन द जनरल कम्युनिटी रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें स्टेट्स को काफी हद तक पहली बार पावर्स और ऑटोनॉमी दी गई, और उसके 1937 के इलेक्शंस हुए एंड कांग्रेस वॉन वेरी हैंडसम मेजॉरिटीज इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविंसेस। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, हमारे यहाँ ऋषि जी टेक्स्ट बुक्स में और न्यूज़पेपर्स में जब आर्टिकल्स लिखे जाते हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, तो नेहरू रिपोर्ट पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के जो मुतालबात थे, जो उनके डिमांड्स थे, उनको बिल्कुल रद्द कर दिया और बहुत आर्बिट्रेरी तरीके से रद्द कर दिया। और उसके जवाब में फिर जो है मुस्लिम लीग ने और जिन्ना साहब ने 14 पॉइंट्स दिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लीग का एक सेक्शन ऐसा भी था जो नेहरू रिपोर्ट के हक में था। they agreed, और नेहरू रिपोर्ट बनाने वालों में 1 या 2 मुसलमान भी शामिल थे उस कमेटी में। yes. और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नहीं है, बल्कि उनके वालिद के नाम से, मोतीलाल नेहरू के नाम से है। तो आपने ये पढ़ी है रिपोर्ट, इसमें क्या है ऐसी खास बात जिसपे मुसलमानों को बहुत ऑब्जेक्शन था? The basic issue was separate electorates. Like Muslim League or other Muslim leadership, they agree, they were for separate electorates, but Congress leadership that was against separate electorates. और जिसका लॉजिक मैंने आपको पहले भी दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। सेपरेट इलेक्टोरेट मींस लाइक इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे केवल मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं और केवल मुस्लिम्स ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। So this kind of divides the society, और फिर जो होता है तो that becomes only nominal representation. So nominal representation and having a share in power, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। So that's why Congress was opposed to separate electorates, like कि एक modern secular country में separate electorates की कोई जगह नहीं है। अच्छा, जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट्स थे, उनमें क्या आपको नजर आती है गलती क्या थी उनमें? वो मैंने जो पढ़े हैं, जो मुझे याद पड़ता है, उसमें ये था कि सेंटर में, फेडरेशन में, यूनियन जो होगी उसमें 33% रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को देनी चाहिए। और गलबन उसी तरह से ये था कि 33% मिनिस्टर्स जो हैं फेडरल कैबिनेट में वो मुसलमान होने चाहिए। इवन जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी उन्होंने 33% रिप्रेजेंटेशन डिमांड की। अब ये बहुत से लोगों को अजीब लगती है बात कि दिस इज इलॉजिकल, लाइक उड़ीसा जैसे प्रोविंस में क्यों दिया जाए 33% रिजर्वेशन? जी, मैं यही कह रहा था कि किसी 2-3% है मुस्लिम पॉपुलेशन, किसी सूबे में मुसलमान 5% हैं, किसी में 10% हैं, किसी में 15% हैं, 20% हैं। तो आप हर एक सूबे में किस तरह से 33% डिमांड कर सकते हैं? तो फिर जो बाकी माइनॉरिटीज हैं, जैसे सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं, वो भी कह सकते हैं कि जी हमारी आबादी तो कम है, हम 2% हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें 4% की रिप्रेजेंटेशन दी जाए या 5% रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसके अलावा क्या नजर आता है आपको? क्या था जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स में? ये आपने काफी हद तक तो कर ही दिया, एंड लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द कम्युनिटीज, और ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और ये एंड तक चलता रहा। और इंटरेस्ट आपके इल्म में है कि हिंदू महासभा जो 1915 में बनी, उन्होंने सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग से मिलकर गवर्नमेंट्स बनाई। यस। ये क्या ड्रामा था? Because both of them were anti-Congress.
तो दोनों ही कांग्रेस के अगेंस्ट थी, हिंदू महासभा भी और मुस्लिम लीग भी. सो दैट्स व्हाई दे बिकेम फ्रेंड्स. लाइक एनिमीज योर फ्रेंड, दैट्स व्हाई. ओके. और डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे और उस जनरेशन के मेरा ख्याल है कि इंटेलेक्चुअल जायंट्स में से थे वो. यस. उन्होंने डिस्पाइट बीइंग अ दलित, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की. यस. और उन्होंने मुतालबा पाकिस्तान की जो डिमांड थी उस पर सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी. या 3 महीने के अंदर. या जी 3-4 महीने में जब लाहौर रेजोल्यूशन पास किया है उसके बाद. और उनको बहुत से लोग पाकिस्तान में भी और बहुत से लोग इंडिया में भी बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं. और उनको भारत का जो है हाईएस्ट अवार्ड भी उनकी डेथ के बाद दिया गया है, भारत रत्न है ना वो. यस, भारत रत्न. और उन्होंने हिंदुइज्म जो है वो छोड़ दिया था और बहुत बड़ी एक सेरेमनी हुई थी उसमें छोड़ा. इसके बावजूद वो इंडिया में हीरो समझे जाते हैं. तो क्या लिखा था उन्होंने इस किताब में, अगर आप ब्रीफली बता सकें. उस टॉपिक पे, मैं रिलीजन वाले टॉपिक पे अभी आना चाहूंगा. 1935 में अराउंड उन्होंने पहली बार कहा था कि आई विल लीव हिंदुइज्म, आई वाज बोर्न एज अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू. तो उसके बाद उनको काफी सारे जो है लोगों ने अप्रोच किया, मुस्लिम्स ने अप्रोच किया, लाइक निजाम ऑफ हैदराबाद ने अप्रोच किया, एंड लाइक ब्रिटिश मिशनरीज, अमेरिकन मिशनरीज ने अप्रोच किया. उन्होंने उनसे कहा कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए, बट ही रिफ्यूज्ड and he converted to Buddhism finally. और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों को ही उन्होंने रिजेक्ट किया. ये जो किताब थी उनकी पार्टीशन की डिमांड के ऊपर, मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसमें क्या लिखा है ये भी ब्रीफली बताइएगा. तो उसमें यह है कि लाइक जब मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया है और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में जो है चर्चा होना स्टार्ट हो गई, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया. तो उसमें फिर उन्होंने उस किताब में उन्होंने लॉजिक्स दिए, आर्गुमेंट्स दिए इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान. दोनों टाइप के उन्होंने लॉजिक्स दिए. और उन्होंने जो है लाइक इन फेवर ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि अगर लोग बोलते हैं कि इससे जो है इंडिया की जो है यूनिटी वो टूट जाएगी, तो पहले हमको एग्जामिन करना होगा कि यूनिटी है कितनी हिंदू और मुसलमानों के बीच, या जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं उनमें कितनी यूनिटी है. और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया बर्मा का, बर्मा के बारे में, जिसको आज म्यांमार कहा जाता है. तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि 1826 में जो है बर्मा पहली बार लाइक जो है इंडिया का पार्ट बना. ओके. और जी. वो 110 साल तक इंडिया का पार्ट रहा और 1937 में फाइनली जो है उसको अलग कर दिया गया इंडिया से. बट इस पर किसी ने भी बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई भी. और उन्होंने कहा कि जो यूनिटी इंडिया और बर्मा के बीच है वो ज्यादा है कंपेयर टू यूनिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो अगर उस टाइम में हिंदूज ने ऑब्जेक्ट नहीं किया बर्मा का अलग होना, तो अब वो पाकिस्तान के अलग होने पर क्यों मतलब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं. एक लॉजिक उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का दिया कि इंडियन आर्मी जो है उसमें लाइक अराउंड 40% सोल्जर्स जो हैं वो पंजाब, वेस्टर्न पंजाब और पठान है फ्रॉम द NWFP, लाइक बेसिकली दे आर मुस्लिम्स. तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल जो है सिचुएशन के बारे में बताया कि अगर सपोज टुमारो इंडिया और अफगानिस्तान की लड़ाई हो जाती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मुस्लिम सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के लिए लड़ेंगे. तो उन्होंने कहा कि अगर जिस कंट्री का डिफेंस मजबूत ना हो तो वो तो फिर काफी वीक कंट्री होगी. तो एक ये लॉजिक उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का दिया. और एक लॉजिक उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि इंडिया विल बिकम सिक मैन ऑफ एशिया अगर पार्टीशन नहीं होता है तो, बिकॉज हिंदू मेजॉरिटी एरियाज एंड मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज दे विल ऑलवेज बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. ओके. तो एक लॉजिक उन्होंने ये दिया. तो और फिर उसके अगेंस्ट में उन्होंने लॉजिक दिया कि टू नेशन थ्योरी जो है वो पूरी तरह से नॉनसेंस है, उसका कोई भी जो है मतलब जरूरत नहीं है. और काफी उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि अगर ये लड़ाई ऑटोनॉमी के लिए है, अपने राइट्स के लिए है, माइनॉरिटी राइट्स के लिए है, तो इसके काफी सारे जो है एग्जांपल्स हैं. लाइक उन्होंने क्यूबेक का एग्जांपल दिया, कनाडा का. क्यूबेक इज फ्रेंच स्पीकिंग एंड द रेस्ट ऑफ कनाडा इज इंग्लिश स्पीकिंग. और काफी उनमें एनमिटी भी रही है, बट फिर भी एक फेडरेशन के अंतर्गत एक फेडरल सिस्टम में दे आर लिविंग टुगेदर. तो उन्होंने कहा कि एक फेडरेशन का सिस्टम जो है
वो किया जा सकता है इंडिया में, और वो ज्यादा कठिन नहीं होगा, एंड मुस्लिम्स कैन वेरी वेल लिव इन अ यूनाइटेड इंडिया. बट if Muslims really believe in two nation theory, then partition should be accepted. तो उन्होंने इसका ये लॉजिक दिया. अच्छा ऋषि जी, इसमें मलेशिया की एग्जांपल भी ज़हन में आती है कि मलेशिया में मुसलमान जो हैं वो 60% हैं, और जो बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाइनीज हैं, बाकी हिंदू हैं, सिख भी हैं कुछ, वो 40% हैं, वो 40% हैं. लेकिन जो वहाँ के मुसलमान हैं, माले मुसलमान, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिवाइस किया है भूमिपुत्रा का. यस, सन्स ऑफ द सॉइल. सन्स ऑफ द सॉइल, यस. और उसके मुताबिक जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स इक्वल नहीं हैं. यस. तो जो मुसलमान हैं 60%, उनके राइट्स ज्यादा हैं. यही वजह है कि वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं हुआ. इम्पॉसिबल. और मेरा ख्याल है कि कोई फॉरेन मिनिस्टर भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं हुआ. तो इंडिया में तो किसी ने ये डिमांड नहीं की थी कि हमें भूमिपुत्रा के राइट्स दिए जाएं और मुसलमान जो हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाए. इंडिया में तो पूरी लड़ाई ही इक्वल राइट्स की थी जी. इंडिपेंडेंस के बाद इक्वल राइट्स होंगे और एवरीबॉडी विल बी इक्वल इन इंडिया. नेहरू रिपोर्ट में भी यही था, और उसके बाद भी कांग्रेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, सब में यही है कि एवरीबॉडी विल बी इक्वल. सो या. अच्छा, आजकल जो सिचुएशन है वहां पे, हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है कि मुसलमानों की जिंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है इंडिया में, और उनका जेनोसाइड किया जा रहा है. इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी, 1951 सेंसस में मुस्लिम पॉपुलेशन वाज लाइक अराउंड 9.8%, और आज जो कि 15% हो चुकी है. और आज की डेट में इंडिया में लाइक अराउंड 21-22 करोड़ मुसलमान हैं. तो दिस falsifies all the claims and all the propaganda. And स्टेट, मैंने पहले भी कहा था, स्टेट कंप्लीटली सेक्युलर है, और मुस्लिम्स को जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं. तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, नथिंग एल्स. हाँ, और इसमें जो है मैंने भी एक आध दफा पहले भी बात की है ये, कि आज तो चले बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1968 में, जुल्फिकार अली भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने ये कहा था कि एक कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी उनको ख़त्म करने की एक मुहिम चल रही है वहाँ पे. तो ये उस वक्त भी बात की जाती थी और आज भी की जा रही है. कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या जी. और इवन आपने मलेशिया का एग्जांपल दिया, मैं इंडोनेशिया का एग्जांपल देना चाहूंगा. इंडोनेशिया में एक आइलैंड है बाली, जो कि 90% हिंदू है, और ऑन द अदर हैंड इंडोनेशिया 90% मुस्लिम है. बट बाली में तो कोई भी हिंदू नहीं बोल रहा है कि हमें अलग होना है इंडोनेशिया से. बाली में तो कोई वहां पर टू नेशन थ्योरी की बात नहीं कर रहा है. तो सिर्फ मुस्लिम में ही टू नेशन थ्योरी की बात क्यों होती है? और वहां इंडोनेशिया के तो जो एक करेंसी नोट है, मेरे ख्याल में 20 रुपए का नोट है या कौन सा, 20,000 का, जिसके ऊपर गणेश का इमेज बना हुआ है. यस यस जी. और वहां की नेशनल एयरलाइन है वो गरुड़ एयरलाइंस है, वहां की नेशनल एम्बलम है वो गरुड़ है, जो कि एयरलाइन जो है, एयरलाइन का क्या नाम है? गरुड़ एयरलाइंस, बड़ोडा. यस. इसका क्या मतलब है? ये भगवान विष्णु का माउंट है, भगवान विष्णु की सवारी है, लाइक ही इज लाइक अ बर्ड. ओके. अच्छा, आखिर में जो है ना, ब्रीफली मुझे बताइएगा, मोपला रिबेलियन, उसका पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में जिक्र नहीं होता, लेकिन इंडिया में उसका काफी जिक्र होता है. यूट्यूब पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं मोपला रिबेलियन के हवाले से. तो क्या थी ये मोपला रिबेलियन? जी, मोपला रिबेलियन में जो हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था बाय मुस्लिम्स इन केरला. ये 1920 की बात है, 1920 या 1920 और 1921 में, और कुछ मतलब एस्टिमेट्स तो यहाँ तक है कि मोर देन 10,000 हिंदूज वर किल्ड इन द मोपला रेबेलियन. और जैसा कि आपने कहा कि इस चीज का पाकिस्तान में जिक्र नहीं होता है.
लेकिन गांधी जी ने तो कंडेम नहीं किया था इस रिबेलियन को। वो तो कहते थे कि ये इंडिपेंडेंस की तहरीक है। पहले ये इंडिपेंडेंस लाइक काइंड ऑफ अगेंस्ट ब्रिटिश एंड द लैंडलॉर्ड्स, बट बाद में इट बिकेम a kind of jihad against the Hindus. So Gandhi ji, he did condemn the violence and he called it a shame. And so like 19 नेहरू रिपोर्ट के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया एंड 1937 में जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस वॉन हैंडसमली। तो मुस्लिम लीग की तरफ से ऑफर आई कोएलिशन की, बट कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर और कांग्रेस ने जो है अपनी गवर्नमेंट्स बनाई अब लाइक इन स्पेशली इन बॉम्बे एंड इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। और वहां पर 2 साल उनकी गवर्नमेंट्स चली एंड 1939 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इंक्लूड कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विदाउट इवन आस्किंग द इंडियन लीडरशिप, तो उसके अपोजिशन में उसको अपोज करते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दे रिजाइंड। और फिर मिस्टर जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया दिसंबर 22, 1939 को। जी, आपने बात की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में इन मिनिस्ट्रीज का बहुत जिक्र किया जाता है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का, और इस पे ये कहा जाता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज की, नाकाबिले बयान मजालम ढाए मुसलमानों पे, और उस पे फिर एक पीरपुर रिपोर्ट आई थी, एक और रिपोर्ट आई थी, तो उस पे बहुत जोर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस एक्सपीरियंस के बाद मुसलमान इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें अब अलहदा होना चाहिए, ये कांग्रेस वाले जो हैं ये बहुत जालिम लोग हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? उस टाइम के जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिन्लिथगो, उन्होंने खुद कहा था कि लाइक इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है एंड इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव थिंग्स लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नो ब्रिटिश गवर्नर एग्रीड विद दिस कि अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज हो रही हैं। तो नोबडी एग्रीड, इवन द ब्रिटिशर्स जो कि काफी सिंपैथेटिक थे फॉर द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को बुलाने वाले ही ब्रिटिशर्स थे और वो हमेशा ही सिंपैथेटिक थे मुस्लिम लीग के लिए, वो उन्होंने तक ने एग्री नहीं किया कि ऐसा कुछ हो रहा है अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज या ऐसा कुछ। तो 1939 में कंटिन्यूइंग द पॉइंट, 1939 में उन्होंने रिजाइन किया एंड 1940 में वो लाहौर रेजोल्यूशन आया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया, जिसमें गांधी जी का ये सोचना था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करने के बाद इंडिया बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट उनको ये आइडिया नहीं था कि ब्रिटिशर्स जो है अगले ही दिन उनको और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को जेल में डाल देंगे और हजारों हजार लोगों को जेल में डाल देंगे। तो दैट क्रिएटेड अ वैक्यूम, और फिर उस टाइम जो है मुस्लिम लीग को बढ़ने का मौका मिला और 1942 टू 1945 तक जो है मुस्लिम लीग ने काफी एक्सपेंड किया अमंग द मुस्लिम मैसेस इन इंडिया, बिकॉज मुस्लिम लीग वाज सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट्स व्हाई। और फिर 1944 में गांधी जी रिलीज होते हैं जेल से एंड देन ही गोज टू जिन्ना फॉर टॉक्स, जिसको गांधी जिन्ना टॉक्स कहा जाता है या राजा जी प्लान जिसे कहा जाता है, उस पर उनकी बातचीत हुई और काफी दिन तक उनकी बातचीत चली उस पे, बट दे कुडंट एग्री। जी, अच्छा, एक तो आपने डे ऑफ डिलीवरेंस की भी बात की थी, तो डे ऑफ डिलीवरेंस जब जिन्ना साहब ने अनाउंस किया तो इंटरेस्टिंगली इनफ two of the Muslim League leaders, at least two of them, they actually did not like the idea, और उनका ताल्लुक बंगाल से था। एक तो इस्फहानी साहब थे जो बाद में पाकिस्तान के एम्बेसडर बने अमेरिका में, और एक सिद्दीकी साहब थे, तो उन्होंने भी एतराज़ किया था कि ये मुनासिब नहीं है, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं राजा जी फार्मूला, yes. उस पे हमारे एक स्कॉलर हैं जो मुस्लिम लीग के लीडर भी थे लाहौर में, डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया है कि 1944 में हमें सब कुछ मिल रहा था जो हमें 1947 में इतने कत्लो गारत के बाद मिला, क्योंकि राजा जी का यही था कि भाई हम रेफरेंडम करा देंगे, जो इलाके पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं। तो उन्होंने किसी से सवाल किया, गालिबन गुलाम रसूल महर से सवाल किया कि भाई उस वक्त हमें इतनी अच्छी ऑफर मिल रही थी, इतने लोग कत्ल भी ना होते, तो वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने क्यों कबूल ना किया। तो उसमें भी, उस किताब में भी कोई
कन्विंसिंग आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है। देखिए राजा जी प्लान बेसिकली ये था कि जो भी लाइक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर प्लेबेसाइट होगा which should include all the inhabitants of that those districts, और फिर जो अगर उनका डिसीजन होता है फॉर पार्टीशन तो फिर जो है ग्रुप्स लाइक सेक्शंस बनाए जाएंगे इंडिया में और उनको जो है बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। बट जो बेसिक जो तीन जो होते हैं लाइक सब्जेक्ट्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन, उस पर जो है एक बोर्ड होगा, फेडरल बोर्ड, और जिसमें जो है डिस्कशंस एंड कंसल्टेशन के से जो है डिसीजन लिया जाएगा। ये था राजा जी प्लान। बट जिना वुडंट एग्री, एंड इतना परवर्स लॉजिक जिना ने दिया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे प्लेबेसाइट में। ऐसा वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को मिला है कि लाइक किसी रीजन में कोई इलेक्शन हो रहा है या कोई प्लेबेसाइट हो रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग वोट करेंगे और दूसरे लोग वोट नहीं करेंगे? सो गांधी जी डिडंट एग्रीड ऑन दिस, एंड गांधी जी वुडंट एग्री ऑन टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी पर तो गांधी जी ने कहा कि मतलब ये सभी लोग कन्वर्ट लोग हैं, सो इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री दैट converted people are claiming a separate identity from the parental flock. और जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी 1945 वाली, yes. उसमें भी तो इसी तरह का एक डेडलॉक हुआ था ना कि जिन्ना साहब नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अपने कोटे से किसी मुसलमान को नॉमिनेट करे। because so मिस्टर जिन्ना की यही डिमांड थी, बट कांग्रेस सेड कि वी रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस, तो हमारी मर्जी होगी हम उसे नॉमिनेट करेंगे, एंड हमारी मर्जी होगी, सो यस देन वी विल नॉमिनेट अ मुस्लिम, एंड मुस्लिम लीग कैन नॉट डिक्टेट अस। क्योंकि अगर ऐसा ये हमने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड, और उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके अगले साल। अच्छा, बहुत से लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जिन्ना साहब बहुत फ्लेक्सिबल थे और इसी वजह से उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को मान लिया, लेकिन पंडित नेहरू ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक कैबिनेट मिशन प्लान की बात है, कैबिनेट मिशन प्लान काफी उसमें अनसर्टेनिटी थी, काफी वो वेग था, एम्बिग्यूअस था, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के पैराग्राफ 15 में लिखा था कि प्रोविंसेस विल बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स, बट पैराग्राफ 19 में जो है उसमें लिखा था ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में उड़ीसा एंड मद्रास एंड बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब प्रोविंस होंगे। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध एंड WFP, एंड ग्रुप सी में असम एंड बंगाल। तो इस पर काफी ज्यादा डिस्प्यूट था कि एक तरफ तो लिखा है कि प्रोविंसेस विल बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप होंगे और ये 3 ग्रुप्स के ये सारे स्टेट्स मेंबर्स होंगे, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो फिर स्टेट्स फ्री कहां से हुए? तो इस पर काफी ज्यादा डिस्प्यूट था, क्योंकि कांग्रेस दे वांटेड टू बी श्योर कि जो ग्रुपिंग है वो ऑप्शनल है, बट जिन्ना वांटेड ग्रुपिंग टू बी कंपलसरी, एंड दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू गांधी जी, बिकॉज गांधी जी ने कहा कि आसाम तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस नहीं है, तो फिर आसाम क्यों रहेगा ग्रुप सी में बंगाल के साथ? एंड यही लॉजिक उन्होंने दिया कि जो वेस्ट बंगाल हो गया, जो वेस्ट बंगाल है या ईस्ट पंजाब है, वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, बट उनको भी एक मुस्लिम ग्रुप में रहना पड़ेगा। नेहरू ने ये लॉजिक दिया कि NWFP में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो उसको क्यों मुस्लिम ग्रुप में रहना पड़ेगा? और जो आप बात कर रहे हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें नेहरू जी ने यही कहा था कि हम सिर्फ एक ही एम से जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां तक है मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्रुपिंग होगी। बट ये चीज तो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने भी बहुत बार कही थी कि हम किसी भी जो है मतलब अपनी बात से कभी भी मुकर सकते हैं, एंड वी कैन टेक बैक एनी ऑफ आवर कमिटमेंट्स एट एनी टाइम। सो और फॉर द एंट्रीम गवर्नमेंट कि कांग्रेस कोई भी हिंदू लाइक मुस्लिम मेंबर को नॉमिनेट ना करे, एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी इक्वल इन द एंट्रीम गवर्नमेंट, पैरिटी। मुस्लिम लीग वाज डिमांडिंग अ पैरिटी, सो दिस वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू गांधी जी। उन्होंने कहा कि ये तो 23-24% जो है पॉपुलेशन को 50% के राइट्स दे देना, और ही कॉल्ड इट वर्स देन पाकिस्तान। एंड दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था, मौलाना आजाद का नाम दे रही थी कांग्रेस फॉर द काउंसिल, वायसराय काउंसिल, तो उसके लिए मौलाना आजाद सेड कि मैं अपना नाम वापस ले लेता हूँ,
क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कैबिनेट मिशन प्लान को, तो गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग को दे दी जाएगी। तो मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और किसी भी मुस्लिम का नाम कांग्रेस रेकमेंड नहीं करे। सो गांधी जी टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस। उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिम लीग वो मुसलमानों की पार्टी हो सकती है, बट कांग्रेस सारे इंडियंस की पार्टी है। तो मैं तो ऐसा कोई भी प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं सो आई विल लीव दिल्ली एंड गो। और ऋषि जी, कैबिनेट मिशन प्लान जो है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये 16 मई 1946 को अनाउंस हुआ था, और जिन्ना साहब ने फर्स्ट जो रिएक्शन दिया इस पे वो 22 मई को दिया, और इसको रिजेक्ट किया, इसको कंडेम किया कि क्योंकि इसने, पाकिस्तान को हाँ, कि इसने जो है एक्सप्लोडेड आर्गुमेंट्स यूज करके पाकिस्तान के डिमांड की जो है निगेशन कर दी है। और मजे की बात यह है कि 6 जून को मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया उस मौके पे, उसने एक तरफ तो इसको एक्सेप्ट किया और साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल, कि और ये भी हमारा कहा वो, कि स्कीम ऑफ पाकिस्तान इज इनहेरेंट इन कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी कहा, और यही कि भाई हमारा जो जो एम है, जो फाइनल गोल है, वो पाकिस्तान ही है, और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने से हम दरेग नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग सी चीज़ थी कि एक तरफ आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टीशन रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल। तो कोई फाइनल थॉट्स हो तो मुझे दीजिएगा ऋषि जी, बिफोर वी कंक्लूड द प्रोग्राम। या सो मैंने कहा कि लाइक गांधी जी को वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल था कि लाइक पैरिटी हो बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द काउंसिल, और मुस्लिम और लाइक कांग्रेस किसी भी मुस्लिम मेंबर को नॉमिनेट न कर सके। और दूसरा था ये ग्रुपिंग्स वाला इशू कि आसाम तो हिंदू मेजोरिटी है, उसे क्यों रहना पड़ेगा एक मुस्लिम ग्रुप में। और उसमें एक और प्रोविजन था कि 10 साल के बाद जो है कोई भी प्रोविंस जो है वो कंप्लीटली यूनियन से अलग हो सकता है। तो दिस मीन्स कि वी शुड हैव लॉस्ट द होल ऑफ पंजाब एंड बंगाल। तो इन चीजों को देखते हुए, और उसके बाद फिर जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उसमें जो कांग्रेस लीडर मुस्लिम लीग लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बाद फिर नोआखली में राइट्स हुए। अच्छा, नोआखली में गांधी जी ने जो पीस मिशन किया उसको काफी अपोज किया था वहां के मुस्लिम्स ने। और क्योंकि गांधी जी उस टाइम अपने मतलब पैरों में कोई जूते या सैंडल नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यहाँ इस जमीन पर इतना खून बह चुका है, ये जमीन एक समाधि, एक मजार बन चुकी है, तो यहाँ पर मैं जूते पहन के नहीं चल सकता। तो वो पैदल चलते थे। तो उनके रास्ते में जो है वहाँ के लोकल मुस्लिम्स जो है गंदगी फेंक के और कांटे फेंक के जाते थे, और वहाँ जो उनकी प्रेयर मीटिंग्स होती थी उसमें मुस्लिम्स वर कंप्लीटली एब्सेंट। और फजलुल हक ने कहा कि गांधीज प्रेजेंस इन नोआखली हैज हार्म्ड इस्लाम इमेंसली। तो काफी अपोजिशन गांधी जी को वहां पर क्या, फेस। सॉरी, क्या कहा उन्होंने, फजलुल हक ने? गांधीज प्रेजेंस इन नोआखली हैज हार्म्ड इस्लाम इमेंसली। अच्छा, हार्म्ड इस्लाम, ओके, इमेंसली। तो उसको उनको काफी जो 4 महीने वो नोआखली में रहे, उनको काफी ज्यादा अपोजिशन मुस्लिम्स का वहां पर झेलना पड़ा। और इंटरेस्टिंगली वहां पर गांधी जी ने मुस्लिम्स से मंदिर बनवाए, जो मंदिर तोड़ दिए गए थे वो मंदिर बनवाए उन्होंने। और तो बट ऐसा उस टाइम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हो चुका था, नोआखली राइट्स, उसके बाद बिहार में राइट्स हुए, सो पार्टीशन बिकेम काइंड ऑफ इनएविटेबल। हाँ, दिसंबर में लास्ट टाइम मिस्टर जिन्ना एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको लंदन बुलाया प्राइम मिनिस्टर एटली ने, और उसमें डिस्कशन हुआ कि क्या किया जा सकता है आगे, बट वो ग्रुपिंग्स के वाले उस पे they wouldn't agree, so partition it got sealed at that time। फिर उसके बाद in like on in 1947 में फिर ये डिक्लेयर हुआ कि जून 1948 के पहले पहले ब्रिटिशर्स विल लीव इंडिया, और इनको लॉर्ड माउंटबेटन को वॉइसरॉय अनाउंस किया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन को बोला गया कि आप अक्टूबर तक जो है अगर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, उसके बाद आप अपने तरीके से प्रोसीड करिए, बट 1948 तक जो है, जून 1948 तक ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाना चाहिए। तो फिर वो आए इंडिया, बट ही रियलाइज्ड कि कैबिनेट मिशन प्लान नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन और था जिस पर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन था, ये एक वीटो का प्रोविजन था कि
कि अगर मुस्लिम्स को लगता है कि कोई भी लाइक लॉ वो उनके मजहबी मामलों के अगेंस्ट जाएगा, उनके मजहब के अगेंस्ट जाएगा, तो उसको वीटो कर सकते हैं, कम्युनल वीटो काइंड ऑफ थिंग। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन था कांग्रेस को। सो इसके बाद उन्होंने रियलाइज किया, सो देन ही डिसाइडेड कि लाइक टू डोमिनियन स्टेटस के तहत टू कंट्रीज का ही सही सॉल्यूशन है, जो कि वीपी मेनन ने पहली बार सरदार पटेल को सजेस्ट किया था। सो आफ्टर दैट पार्टीशन बिकेम इनएविटेबल, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया पार्टीशन को इन जून 1947, 14-15 जून, और उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई थी। अच्छा जनाब ऋषि साहब, थैंक यू वेरी मच। तो बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो हैं दोस्त जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको भी इंटरेस्टिंग लगेगी, चाहे उनको इससे इख्तलाफ हो। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो एक सिविल लैंग्वेज में, एक पोलाइट लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस भी करें, ताकि ये डिस्कशन, ये बहस आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।